Assalamu alaikum. Welcome to the compiler construction course in lecture number 6. लास्ट लेक्चर में हमने लेक्सिकल एनालिसिस डिटेल से उसका डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो कंपाइलर का फ्रंट एंड है उसका जो पहला पार्ट था स्कैनर, अब हम उसको डीपली देखेंगे और बल्कि ये देखेंगे कि वो बनता कैसे है। तो हमने वहीं से डिस्कशन स्टार्ट की थी और लेक्सिकल एनालिसिस या लेक्सर बेसिकली स्कैनर को ही कहते हैं और उस सिनेरियो को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और वो सारी चीज़ें हमने डिटेल से एक्सप्रेस की। आज हम वहीं से बात आगे करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्सर का कोड भी दिखाया था कि अगर हम ऐसे ख़ुद से एक ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज़ करके अगर हम लेक्सर बनाना चाहें तो उसके लिए C++ का कोड क्या होगा। तो मैंने वो लेक्सर की क्लास बनाई थी, लेकिन जब हमने कोड मुकम्मल कर लिया तो हमें जो चीज़ उसमें प्रॉब्लम नज़र आई वो मैंने हाईलाइट की थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि एक करैक्टर या एक पाइप से एक करैक्टर स्कैन हुआ, वो आई हो सकता है। उस आई को देख के हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये टोकन जो है वो नंबर है, आइडेंटिफायर है या फिर कोई कीवर्ड है। अलबत्ता हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि नेक्स्ट क्या आएगा, फिर ही हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक सबसिक्वेंट अगर लेटर हमने हासिल किया है तो उसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जी ये कोई आइडेंटिफायर है या कोई नंबर है। ये चीज़ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसी के प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम आज ये लेक्चर डिस्कस करेंगे। हाउ टू डिस्क्राइब द टोकन्स। यहाँ पे अब आप देखें कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर स्पेसिफाइंग द टोकन्स। बुनियादी तौर पे टोकन्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम रेगुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं और ये लफ्ज़ देख के आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा यहाँ पे याद आ गई होगी कि हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो कोई कंपाइलर से रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स ये रेगुलर लैंग्वेजेस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में। बेसिकली टोकन्स को हम रेगुलर लैंग्वेजेस में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है कि सिंपल एंड यूज़फुल थ्योरी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। ये इसलिए हम मतलब ये हमें तीन इसकी चीज़ें नज़र आती हैं और इन तीनों को देख के हम टोकन्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेजेस की जहाँ तक बात है, अगर मैं उसको इस लेवल के ऊपर डिस्क्राइब करूँ तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि लेट सिग्मा बी ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिग्मा दैट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेट सेट। आप जानते हैं कि ये जो सिग्मा होता है इसमें हम अल्फ़ाबेट के सेट जो है वो बताते हैं और ए लैंग्वेज कैन ओवर द अल्फ़ाबेट इज सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सिग्मा। अब इस सिग्मा में जितने अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं उनके ऊपर हम उनकी इस्तेमाल करके स्ट्रिंग्स बनाते हैं और ऑफ कोर्स स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल अब आपके सामने अल्फ़ाबेट इंग्लिश कैरेक्टर्स हो सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश की सेंटेंसेस हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट हमारे आस्की कैरेक्टर्स हैं और लैंग्वेज हमारी C++ जावा। अब ये अल्टरनेटिवली एग्जांपल मैंने दी है कि अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट तमाम कैरेक्टर्स हैं A to Z और लैंग्वेज बेसिकली सेंटेंसेस से मिलके बनती है, यानी वो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स मिलके वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड से फिर सेंटेंसेस बनते हैं और फिर हम उस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बेसिकली वो हमारे लैंग्वेज के सेंटेंसेस हो गए। ऑन द अदर हैंड दैट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आस्की जो कैरेक्टर्स हैं, आस्की कैरेक्टर्स जो अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड जो है वो आप जानते हैं, जो कि NC ने बनाया है और तकरीबन 0 से लेके 255 तक यानी 256 करैक्टर्स पे मुश्तमिल है।
इसका जो टेबल है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, आप आस्की टेबल लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें बेसिकली वो तमाम लेटर्स होते हैं जो किसी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। तो वो तमाम आस्की लेटर्स जावा में, C++ में, C# में वही इस्तेमाल होते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल हो गई। नोटेशन क्या है जी? लैंग्वेजेस आर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी लिमिटेड जो हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं एक महदूद तादाद के अंदर। और द लैंग्वेजेस आर ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, बेसिकली लैंग्वेजेस के अंदर कई स्ट्रिंग्स होती हैं। नीड सम नोटेशन फॉर द स्पेसिफाइंग द विच सेट वी वांट, तो यहाँ पे वो नोटेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कई सेट्स को स्पेसिफाई करती है। फॉर लेक्सिकल एनालिसिस वी केयर अबाउट दी रेगुलर लैंग्वेजेस, जैसे मैंने कहा है कि अब हम रेगुलर लैंग्वेजेस इस्तेमाल करेंगे टोकन्स के लिए। तो रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब आपको ये याद आ जाना चाहिए स्टेज पे कि हम रेगुलर लैंग्वेजेस को कई तरीक़ों से ज़ाहिर कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस के ज़रिए, फाइनाइट ऑटोमेटन के ज़रिए और ट्रांजिशन ग्राफ के ज़रिए, और इसके अलावा और भी कई तरीके हमने ऑटोमेटिक के अंदर डिस्कस किए। लेकिन इस स्टेज पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ। ईच रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ ए नोटेशन फॉर द रेगुलर लैंग्वेजेस। तो ये बात कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन में बेसिकली एक रेगुलर लैंग्वेजेस डिस्क्राइब हो रही होती है। अब ज़ाहिर है उसमें सेट ऑफ वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर A इज़ ए रेगुलर एक्सप्रेशन, वी कैन राइट द लैंग्वेज ऑफ A इज़ रेफर टू द लैंग्वेज डिनोटेड बाय द A, यानी A एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम ये कह रहे हैं कि L ऑफ A, इसका मतलब ये है कि A से बेसिकली एक लैंग्वेज ड्राइव हो रही है जिसको हम डिनोट A से कर रहे हैं। उसके बाद ए रेगुलर एक्सप्रेशन RE इज़ ए डिफाइन इंडक्टिवली, तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन एक हम इंडक्टिवली बयान करते हैं जिसमें ऑर्डिनरी करैक्टर होते हैं, जैसे A होगा जो कि सिग्मा से होगा। इसी तरह एक और चीज़ है जिसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं, उसको हम इस अलामत से इस कोर्स में देखेंगे, दैट इज़ द एप्सिलॉन। इसको हम एप्सिलॉन भी कहते हैं और एम्प्टी स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली ये अब करैक्टर अब आप पूरे कोर्स में देखते रहेंगे। पहले आप शायद कोई और इस्तेमाल करते हों, या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमने कोई और इस्तेमाल किया हो, ब्लैंक करैक्टर इस्तेमाल किया हो। तो इस सिनेरियो में हम यानी ये जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन वाली सीरीज़ ऑफ कोड्स है, इसके अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को इस एप्सिलॉन करैक्टर से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे अब कुछ हम रेगुलर एक्सप्रेशंस देखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है R और S, इसका मतलब है कि R या S इसमें से एक हो सकती है। उसके बाद RS का मतलब है कि R फॉरवर्ड बाय S, यानी R के बाद कैनकेटिनेट हो के S बनेगा। यानी फ़र्ज़ करें ये लैंग्वेजेस हैं, फ़र्ज़ करें R लैंग्वेज है या S इसमें से एक, RS का मतलब है ये दोनों कैनकेटिनेट हुए हैं। R स्टार का मतलब है कि कैनकेटिनेशन ऑफ R, यानी फर्दर, यानी R के साथ और आप R लगाते जाएं एंड सो फोर्थ, या क्लीन स्टार क्लोजर इसको हम पढ़ते रहे हैं। एंड ज़ीरो और मोर टाइम्स का मतलब ये है कि ज़ीरो का मतलब है या तो एक दफ़ा नहीं या कई टाइम्स हम इसको रिपीट कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे R स्टार इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन R, डबल R, ट्रिपल R, 4R एंड सो फोर्थ। तो इस तरह ये R स्टार को हम ये ज़ाहिर करते हैं। RE एक्सटेंशंस, यहाँ पे अब कुछ हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को प्रोग्रामिंग की ज़बान में देखेंगे या कंपाइलर्स की ज़बान में, इसको हम बोलते हैं RE एक्सटेंशंस। कुछ R रेगुलर एक्सप्रेशंस और हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बेसिकली अब हम क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें देखने जा रहे हैं तो अब वो उस तरह की फॉर्मल लैंग्वेजेस जो हम पहले पढ़ते रहे हैं उनकी एग्जांपल तो हम ऑलरेडी बहुत सारी देख चुके हैं। अब हम कंपाइलर्स के हवाले से देखेंगे। यहाँ पे R क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि एप्सिलॉन और R 0 और 1, यानी इसका मतलब है कि या तो एप्सिलॉन होगा या R नहीं होगा या फिर R एक दफ़ा होगा। इसी तरह R प्लस का मतलब है कि R स्टार, 1 और मोर R इसमें आ सकते हैं, एक दफ़ा R आ सकता है और मल्टीपल, इसमें एप्सिलॉन नहीं होगा जहाँ पे प्लस हो।
इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ ब्रैकेट्स लगा दें तो इसका मतलब है कि आर को ग्रुप किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अब आप देखें कि हम और तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे अब आप मैंने बताया है कि एंगल ब्रैकेट्स में लिखा है ए बी सी, दैट इज़ इक्वल टू द ए और बी और सी एनी ऑफ लिस्टेड, यानी इसमें से ए बी सी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक और रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बताई है ए टू जी। इसका मतलब ये है कि इसमें ए से लेके जेड तक तमाम लेटर्स हो सकते हैं। रेंज है, बेसिकली हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ ए और बी और सी एंड अप टू द जेड। इसके बाद अब हमने यहाँ पे एक और रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिखाई है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली ये आपकी, इसको आप ऐड साइन कह लें या पावर साइन कह लें, ये इस्तेमाल करेंगे। और ए बी, इसका मतलब ये है कि ए बी के अलावा बाकी तमाम लेटर्स जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। ये नॉट कह लें आप इसको, नॉट ए बी। तो यहाँ पे देखें सी डी ई सारे आ जाएंगे, सिर्फ ए और बी के अलावा इसमें वो आ गए। अब यहाँ पे जो रेगुलर एक्सपेंशन है, यहाँ पे हम आर ई स्ट्रिंग इन एल ऑफ आर, इसका मतलब ये है कि ए को हम ए कहते हैं। अगर ए बी है तो ए बी स्ट्रिंग बन गई, ए और बी है तो इसमें ए बन जाएगी और बी बन जाएगी स्ट्रिंग। इसी तरह ए बी स्टार है तो इसमें एक खाली यानी एप्सिलॉन आ गया, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी, फिर ए बी, और इसी तरह फिर ए बी और फिर ए बी एंड सो फोर्थ। इस तरह हम आगे कैनकेटिनेट करते जाएंगे। यहाँ पे अब आप इसका मतलब ये है कि ए आ सकता है इस ब्रैकेट के अंदर या एप्सिलॉन आ सकता है और उसके आखिर में बी आएगा। अगर यहाँ पे ए बी आएगा, सही है, एप्सिलॉन की जगह बी लगाया, या अकेला बी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया तो यहाँ पे बी आ गया। इसी तरह हम और स्ट्रिंग भी कैनकेटिनेट कर सकते हैं। इंटीजर्स ए नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ द डिजिट्स, तो ये बेसिकली इंटीजर जो हैं वो एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग जो हैं वो होते हैं डिजिट्स के। और डिजिट बेसिकली हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है जो कि 0 1 2 3। यहाँ पे ज़रा अब आप देखें कि हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाली ज़बान में चले गए हैं। पहले तो हम जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशन देखते आए हैं वो ऐसे इंग्लिश से रेलेवेंट होती थी और इस तरह फॉर्मल एग्जांपल के लिए। अब क्योंकि हमने टोकन्स बनाने हैं और उसमें अब तमाम वो चीज़ें आ रही हैं जिसमें मैंने रेगुलर एक्सटेंशन का वर्ड दिया था, तो वो चीज़ें हैं। बेसिकली अब ये डिजिट क्या है, डिजिट बेसिकली 0 से लेकर 9 तक हैं, तो इनमें से कोई डिजिट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर एक इंटीजर है तो वो बनता है डिजिट स्टार। इसका मतलब ये है कि आगे एक डिजिट होगा, उस डिजिट के फिर आगे कई डिजिट स्टार भी हो सकते हैं, तो तब एक इंटीजर बनता है। फर्स्ट करें 27 है तो 27 बेसिकली डिजिट है और उसका स्टार 7 और आगे और 7 है तो फिर और 7 है एंड सो ऑन। इस तरह ये रिप्रेजेंट होता है। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग और लेटर्स होते हैं। और बेसिकली आप आइडेंटिफायर्स के नाम अगर देखें तो वो स्टार्ट होते हैं किसी लेटर से और उसके अंदर लेटर्स आगे हो सकते हैं डिजिट, लेकिन आपको ये याद होगा कि डिजिट से नाम शुरू नहीं होता। तो ये C++ का रूल है। तो C के आइडेंटिफायर कुछ इस तरीके से होते हैं। अब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपको नई अंदाज में नज़र आ रही है। देखें शुरू के लेटर्स जो हैं उनको हम A to Z से शुरू कर सकते हैं, या कैपिटल A to Z से शुरू कर सकते हैं, या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। शुरू के मतलब उस आइडेंटिफायर का जो नाम है C या C++ का, वो शुरू बुनियादी तौर पे या तो किसी लेटर से हो सकता है या अंडरस्कोर से हो सकता है। नंबर से नहीं हो सकता, सिंबल से नहीं हो सकता। उसके बाद यानी पहले लेटर के बाद आप चाहें तो A to Z लेटर इस्तेमाल कर लें, कैपिटल टू A to Z इस्तेमाल कर लें, 0 से 9 तक डिजिट इस्तेमाल कर लें, या अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लें। ये स्टार का मतलब यहाँ पे ये है कि आगे कई फिर इनमें से कोई चीज़ें, फ़र्ज़ करें मैंने एज एक नाम रखा है तो पहला तो लेटर A हो गया, आगे G हो गया और फिर E हो गया, आगे ये स्टार का मतलब ये है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए। अब टोकन्स ऑफ string of characters representing the lexical units of the program such as identifiers and numbers operators, तो इस तरह बनते हैं टोकन्स। बेसिकली उसमें स्ट्रिंग्स होंगी
उसमें आइडेंटिफायर्स होंगे, उसमें नंबर्स होंगे, उसमें ऑपरेटर्स होंगे एंड सो फोर्थ। यहाँ पे अब रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे सामने, अगर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोकन इन रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्राइब ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हम बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन से एक स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करेंगे, कई स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे जो कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में कि लैंग्वेज एल है जो कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन से बिलोंग कर रही है, उसका नाम है आर। तो उसको हम लिखेंगे लैंग्वेज एल इज़ इन टू आर a set of strings represented by the regular expression R, then the language of R is the language denoted by regular expression R. How to use the regular expression? We need mechanism to determine if an input string W belongs to the language of R and the language denoted by the regular expression R. तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम एक इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास WI है, यानी उसमें कोई स्ट्रिंग है जो कि लैंग्वेज ऑफ R पे बिलोंग कर रही है उसको, तो यानी हमारी जो स्ट्रिंग है वो W में है और W बेसिकली बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ऑफ R, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं एक्सेप्टर, इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म को एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने अब ये बॉक्स बनाया एक्सेप्टर का, इसको हम W बताएंगे कि भाई ये इनपुट स्ट्रिंग है और लैंग्वेज बताएंगे। ये फिर उसको प्रोसेस करके हमें ये बताएगा कि ये W इस L का हिस्सा है या नहीं है। इज़ इन L, W इज़ इन L एंड W इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ L, इसका मतलब ये है। ऑफ कोर्स अगर W उस लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, उस स्ट्रिंग यानी वहाँ से लैंग्वेज को बिलोंग करती है, तो इसका आंसर यस होगा। अगर लैंग्वेज बिलोंग नहीं करती या W लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता तो इसका आंसर नो होगा। ये मैंने जो एक्सेप्टर बनाया है ये बेसिकली प्रोसेस कर रहा है। अब आगे ये तो बात हो गई कि हम लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे दिखा सकते हैं। वहीं पे बात आती है कि हम लैंग्वेजेस को फाइनाइट ऑटोमेटा से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप पहले से जानते हैं द स्पेसिफिकेशन, द रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन द फाइनाइट ऑटोमेटन। तो स्पेसिफाई हम रेगुलर एक्सप्रेशन में करते हैं और ज़ाहिर हम यानी इम्प्लीमेंट हम फाइनाइट ऑटोमेटा में करते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आप पहले जानते हैं, दैट इज़ द इनपुट लेटर्स होते हैं जो कि सिग्मा होगा, इसमें सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं और इसमें एक इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। ए सेट ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं, बेसिकली वो फंक्शन यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम मूव कैसे करेंगे, किस लेटर को रीड करके हम पहुंचेंगे, वो बुनियादी तौर पर होता है। उसके बाद सेट ऑफ एक्सेप्टिंग द फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक फाइनल स्टेट होगी जिसमें वो स्ट्रिंग या तो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। अब ये आपके सामने वो सिंबल्स हैं जो ऑलरेडी हम ऑटोमेटा में डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट को हम सिंपल सर्कल से शो करते हैं, स्टार्ट स्टेट को हम सर्कल और साथ ये एरो से शो करते हैं और एक्सेप्टिंग स्टेट्स को हम डबल सर्कल लाइन से शो करते हैं। तो ये भी बेसिकली हमारी फाइनल स्टेट होगी या एक्सेप्टिंग स्टेट होगी। और जाहिर है हमने इसमें और भी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, यानी इनिशियल स्टेट को हम माइनस से शो करते हैं और प्लस से हम फाइनल, वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हम कंपाइलर्स के लिए एक नोटेशन यूज़ करेंगे तो ये नोटेशन ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन दिखाई है कि ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ए को रीड करके हम इस स्टेट पे जा रहे हैं, तो ये एक ट्रांजिशन है। इसी तरह ए फाइनाइट ऑटोमेटन एक्सेप्ट ए सिंगल string if we follow the transition labeled with the character in the string from the start state to the some accepting state, कि अगर हम एक स्टार्ट स्टेट से शुरू हुए, वहाँ से ट्रांजिशन एक लेबल्ड होगी, यानी ए रीड किया, बी रीड किया, उसको रीड करके हम आगे फाइनल स्टेट के ऊपर मूव करेंगे। ए एफ ए दैट एक्सेप्ट दैट इज़ द वन, तो हम उसको यूँ दिखाएंगे कि वन को रीड करके हम, ये फाइनल स्टेट है, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। इसी तरह ए एफ ए दैट एक्सेप्ट द नंबर वंस एंड फॉलोड बाय सिंगल ज़ीरो, तो यहाँ पे आप देखें
कि 1 जितने मर्ज़ी उसमें हो, लूप लगाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन एंड जो है वो 0 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड ज़ाहिर है यहाँ 1s जितने आएंगे फिर हम आखिर में 0 रीड करवा के फाइनल पे जाएंगे। अगर स्ट्रिंग 1 से टर्मिनेट हो रही है तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं होगी इस FA के अंदर। एन FA एक्सेप्ट द AB स्टार A। अब ये आप देखें 2 अल्फ़ाबेट हैं A और B और एक्सप्रेशन है AB स्टार A। तो यहाँ पे इसका ये जो FA बनेगा कि A को रीड करवा के हम इस स्टेट पे गए, यहाँ पे B रीड करवा के हम यहीं पे मूव करते रहेंगे लूप, और उसके बाद फाइनली क्योंकि B स्टार है तो लूप इसलिए लगाया हुआ है, तो क्योंकि B कई आ सकते हैं, आखिर में A आएगा तभी हम ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएंगे। तो ये अब आप पहले से जानते हैं। तो कई FAs हमने पिछले कोर्स में बनाए हैं। अगर फिर आप वीक हैं तो मैं आपसे फिर आज गुजारिश करूँगा कि आप ऑटोमेटा का कोर्स मेरा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इसी चैनल पे आप उसको देखें ताकि ये कंपाइलर्स की जो स्टडी हम टोकन्स बनाएंगे अभी अगले लेक्चर्स में, तो आपको पता चल सके कि टोकन्स कैसे बनाएं। जैसे आज आपने देखा है कि हमने वो रेगुलर एक्सप्रेशंस देखी हैं जो कि एक्चुअली इस्तेमाल होती हैं कंपाइलर्स में। तो उससे पहले तो हमने जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशंस हो वो सिर्फ समझने की हद तक देखते आए हैं कि भाई लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनमें लेटर्स क्या होते हैं, लेकिन आज की जो रेगुलर एक्सप्रेशंस थी वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल होती है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उस डिटेल को, रेगुलर एक्सप्रेशन को, FAs को डिटेल से देख लें। यहाँ भी मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है रेगुलर एक्सप्रेशन को भी और FA को भी, एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको। तो आगे हम फर्दर इससे आगे ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे। तो उस स्टेज के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।